हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे औचित्यपूर्णता या वैधता। अंग्रेजी भाषा के शब्द लेजिटिमेसी की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लेजिटिमस से हुई है। मध्यकाल में इसे लेजिटिमिटास कहा जाने लगा था। अंग्रेजी भाषा के शब्द लेजिटिमेसी का सामान्य अर्थ है लॉफुल, अर्थात कानून की दृष्टि से औचित्यपूर्ण होना। किंतु राजनीति विज्ञान की अवधारणा के रूप में इसका संबंध मात्र कानून से ही नहीं है, अपितु प्रशासन एवं शासितों के ऐसे मूल्यों और विश्वास से भी है जो शासन को न्यायसंगत बनाते हैं। सर्वप्रथम रोमन दार्शनिक सिसरो ने लेजिटिमस शब्द का प्रयोग विधि द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों के लिए किया था। कार्ल जे फ्रेडरिक के अनुसार वैधता कानूनों और शासकों के न्यायसंगत होने का ऐसा प्रतीक है जो उनकी सत्ता में वृद्धि करता है। एस.एम. लिपसेट के अनुसार वैधता से अभिप्राय व्यवस्था की उस क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि प्रचलित राजनीतिक संस्थाएं समाज के लिए सर्वाधिक उचित हैं। जीन ब्लॉन्डेल के अनुसार वैधता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को जिससे वे संबंधित हैं बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप से ही स्वीकार करते हैं। सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि वैधता की जो परिभाषाएं हैं इनसे स्पष्ट होता है कि वैधता वो सहमति या स्वीकृति है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को प्रदान की जाती है, और यदि सरकार या राजनीतिक व्यवस्था को लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती तो उस व्यवस्था में वैधता की कमी हो जाती है और ऐसी सरकार या व्यवस्था लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह पाती। कहने का आशय यह है कि जो भी राजनीतिक व्यवस्था है किसी भी देश में वो वैध तब होती है जब लोग उसे स्वीकार करें, लोग उसको सहमति दें और उससे पूछताछ भी ना करें, उसके विरुद्ध विद्रोह भी ना करें, उसके विरुद्ध आंदोलन भी ना करें और अधिकतम सीमा तक उसको वो स्वीकार करें, तो माना जाता है कि वो राजनीतिक व्यवस्था वैधता प्राप्त कर चुकी है। और इसके द्वारा लोगों को ये लगता है कि यही राजनीतिक व्यवस्था हमारे लिए सबसे अधिक उचित है। शक्ति के प्रयोग से या शक्ति का प्रयोग करने की धमकी से प्राप्त की गई लोगों की स्वीकृति किसी राजनीतिक व्यवस्था को या सरकार को वैधता प्रदान नहीं कर सकती। अर्थात अगर कोई राजनीतिक व्यवस्था जबरदस्ती लोगों के ऊपर शक्ति का प्रयोग करती है या उनको दंड देती है या उनको डराती है, तो ऐसी स्थिति में जब लोग उसे स्वीकार करते हैं, यानी दंड के भय से या मृत्यु के भय से, हिंसा के भय से अगर उसे स्वीकार करते हैं, तो उसे हम वैध सरकार नहीं कह सकते। यानी वो तो एक वैध सरकार नहीं, एक दमनात्मक सरकार हो गई और एक अधिनायकवादी सरकार उसको माना जा सकता है, यानी कि बहुत निरंकुश सरकार उसे माना जा सकता है। तो वैध सरकार तब होती है जब लोग यह स्वीकृति या सहमति करें कि ये राजनीतिक व्यवस्था उनके लिए सबसे अधिक उचित है, ये राजनीतिक व्यवस्था उनके मानसिक मूल्यों के अनुरूप है, इससे हमारी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी की जाती है, हमारे जीवन को उच्चतम स्तर तक ले जाया जा सकता है। बिना किसी दबाव या बिना किसी भय, बिना किसी लालसा के भी लोग उस राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अगर सहमति व्यक्त करते हैं तो ही उसे वैधता प्राप्त कह सकते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि वैधता का स्रोत भय या प्रलोभन के आधार पर प्राप्त की गई स्वीकृति नहीं, अपितु उनके विश्वास एवं मूल्यों पर आधारित उनकी स्वैच्छिक स्वीकृति होती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये वैधता की अवधारणा का विकास बहुत प्राचीन समय से ही हो रहा है। यूनानी राजनीतिक चिंतन में प्लेटो ने जो न्याय का विचार प्रस्तुत किया था उसमें वैधता की अवधारणा का समावेश किया गया है और इसी न्याय पर आदर्श राज्य का भवन भी खड़ा किया गया था। अरस्तु ने कानून की सर्वोच्चता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था और ये बताया कि राज्य में अंतिम प्रभुसत्ता कानून को प्राप्त होनी चाहिए, किसी व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए।
चाहे वह व्यक्ति कितना ही महान और बुद्धिमान क्यों न हो। राज्य का औचित्य व्यक्ति इसलिए स्वीकार करता है कि उसमें कानून का शासन है और कानून व्यक्ति के दुर्गुणों को समाप्त करता है और उनमें सद्गुणों का विकास करता है। मध्य युग में एक्विनास के विचारों में भी वैधता की अवधारणा के दर्शन होते हैं। उसकी मान्यता थी कि शासक को असीमित रूप से शासन का अधिकार प्राप्त नहीं है, उसे यह सशर्त उपलब्ध होता है और ये शर्त यह है कि इसके द्वारा वह ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो मानव समुदाय के लिए अच्छे जीवन को संभव बना सके। अर्थात एक्विनास भी ये कहते हैं कि जब राज्य ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करता है जो मानव समुदाय के लिए अच्छे जीवन को प्रदान करने में समर्थ हो जाती है, तभी उसको हम वैध शासक मान सकते हैं। फिर जो समझौतावादी विचारक थे हॉब्स, लॉक और रूसो, उन्होंने समझौते और सहमति के रूप में वैधता की अवधारणा का स्पष्ट किया। इन तीनों ने ये बताया है कि राज्य की उत्पत्ति किस तरह से हुई। राज्य की उत्पत्ति समझौते के द्वारा हुई है। लॉक का जो सामाजिक समझौता है वो सहमति पर ही आधारित है। रूसो ने भी सामान्य इच्छा सिद्धांत द्वारा स्पष्ट किया कि जो प्रभुसत्ता है वो जनता की सामान्य इच्छा में निहित है और सरकार जनता की सेवक मात्र है। शासन का आधार जनता की सहमति है। आधुनिक युग में टी.एच. ग्रीन के इस कथन में कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, वैधता की अवधारणा का संकेत मिलता है। इसी प्रकार मैक्स वेबर ने भी वैधता की अवधारणा का प्रतिपादन किया और उसका संबंध सत्ता से जोड़ा है। वैधता की विशेषताएं हम देखते हैं कि वैधता में एक विशेष विश्वास विकसित करने की व्यवस्था की क्षमता सम्मिलित है। किसी राजनीतिक व्यवस्था का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोग अपने विश्वासों के आधार पर उस प्रणाली को किस सीमा तक वैध समझते हैं। यदि कुछ व्यक्तियों ने अपने संकुचित हितों को सामने रखकर रक्त क्रांति या अन्य किसी अवैधानिक साधन द्वारा शासन शक्ति को अपने हाथ में ले लिया है, तो ऐसे व्यक्तियों की शक्ति को लोगों की स्वाभाविक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ समय पश्चात लोग उसे स्वीकार करने लगें कि ये सरकार उनके नए हितों के अनुकूल है। अगर लोगों में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो जाए तो उस राजनीतिक व्यवस्था को वैधता प्राप्त हो जाती है। इसीलिए प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था ये कोशिश करती है और ये उसकी योग्यता भी होती है कि वो लोगों में इस विश्वास को उत्पन्न करे कि ये राजनीतिक व्यवस्था और उसके अंतर्गत स्थापित की गई संस्थाएं उनके हितों की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसलिए प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था अपने वैधता प्राप्त करने के लिए लोगों का विश्वास प्राप्त करने का प्रयास करती है। औचित्य की धारणा के साथ प्रभावकता की धारणा भी संबद्ध है। इसके अंतर्गत प्रोफेसर लिपसेट ने कहा है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता और उसकी वैधता उसकी प्रभावकता पर निर्भर है। किसी व्यवस्था को वैधता तभी प्राप्त हो सकती है जब उसने कुछ सीमा तक प्रभावकता प्राप्त कर ली है। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था केवल कहने भर के लिए नहीं हो, उसके द्वारा नागरिकों के जीवन को उत्तम बनाया जा सके, उनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके। जैसे सज्जन की रक्षा और हित वृद्धि तथा दुर्जन को दंड कौटिल्य के अनुसार राज्य का आवश्यक कार्य है और राजनीतिक व्यवस्था को वैधता तभी प्राप्त होती है जब उसके द्वारा प्रभावशाली रूप में इस कार्य को संपन्न किया जाए। यानी कि हर राजनीतिक व्यवस्था को जनता के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए और जो दुर्जन है उनको दंड देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तभी वो राजनीतिक व्यवस्था वैधता प्राप्त कर पाएगी। इसके बाद किसी व्यवस्था का जो औचित्य है वह संबंधित लोगों के मूल्यों पर भी निर्भर करता है। यानी उनकी सहमति उसको तभी प्राप्त हो सकती है जब जनता के मूल्यों और विश्वासों पर वह आधारित हो। जैसे यदि किसी देश में लोकतंत्र बहुत गहरे रूप में जमा हुआ है, तो ऐसी सरकार को वैधता की स्थिति प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है जिसने गैर लोकतांत्रिक और गैर संवैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त की हो। जैसे जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था तो उस दौरान उनकी जो सरकार थी वो जब सत्ता में आई तो उसको जनता ने वैध नहीं माना और उसे हटा दिया गया। वैधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि एक राजनीतिक कहावत है कि उचित शक्ति ही सत्ता होती है। अर्थात शक्ति को सत्ता की स्थिति तभी प्राप्त होती है जब उसने जन सामान्य की दृष्टि में वैधता प्राप्त कर ली हो। यदि किसी व्यक्ति या संस्था के पास शक्ति का अस्तित्व है और उसके द्वारा दबाव या भय के आधार पर अपने आदेशों का पालन करवाया जाता है,
तो इसका आशय यह है कि वह व्यक्ति या संस्था केवल शक्ति संपन्न है, सत्ता संपन्न नहीं है। वैधता ही ऐसा गुण है जो शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करता है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक शक्तिशाली है और उससे लोग डर के उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वो वैध नहीं माना जाएगा। लेकिन जब वो जनता में विश्वास उत्पन्न कर लेता है तो उसकी शक्ति वैधता प्राप्त कर लेती है और वो सत्ता में परिवर्तित हो जाता है। वैधता विशाल सामाजिक स्वीकृति पर आधारित है। किसी व्यवस्था की वैधता कुछ विशेष व्यक्तियों की सहमति पर नहीं वरन विशाल सामाजिक सहमति पर स्वीकार पर निर्भर होती है। अर्थात बहुत सारे लोगों की उसको सहमति प्राप्त होनी चाहिए। संबंधित लोगों की विवेकशीलता और उनके अपने विश्वास, विचार या मूल्य होने चाहिए। वैधता की धारणा उस योग्यता पर आधारित है जिसके द्वारा लोगों को राजनीतिक व्यवस्था के अच्छे होने के प्रति विश्वास कराया जा सकता है। यानी कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था ये प्रयास करती है कि वो सबसे अच्छी है और लोगों के हितों की वो रक्षा करती है और लोगों को सब तरह की सुविधाएं देती हैं और उसी में उनका सबसे उत्तम विकास हो सकता है। तो इस तरह से जब लोगों को ये विश्वास दिलाया जाता है और वो उसको बहुत स्वीकार करने लग जाते हैं तो फिर वो वैधता ही वो गुण है जो किसी भी शक्ति को सत्ता में परिवर्तित कर देती है। औचित्यपूर्णता या वैधता के प्रकार और वर्गीकरण भी बताए गए हैं। एक तो है दैवीय औचित्यपूर्णता। ये प्राचीन मिस्र के देवतुल्य सम्राटों, ईसाई जगत में ईसा के ईश्वर पुत्र और मूसा की प्रेरणा इनमें देखने को मिलती है। दूसरा है नागरिक औचित्यपूर्णता। इसका अस्तित्व उस समय देखने को मिलता है जब शासन सामान्य हित के लिए विभिन्न स्वायत्तशासी इकाइयों के बीच सहयोग हेतु समझौते के रूप में होता है। जैसे अरस्तु का पोलिस, मध्यकाल के आर्थिक संघ और आधुनिक व्यवस्थाएं इसी श्रेणी में आती है। इन व्यवस्थाओं को बार बार निर्वाचन के दौर से गुजरना पड़ता है और निर्वाचन में जनता इनको अपनी स्वीकृति देती है। तो ऐसी स्थिति में ये औचित्यपूर्णता यानी वैधता प्राप्त कर लेती है। मैक्स वेबर ने वैधता के 3 प्रकार बताए हैं: परंपरागत, कानून, बौद्धिक कानूनी और करिश्मात्मक। इसके बाद वैधता का संकट हम देखते हैं कि अनेक बार वैधता पर संकट भी आ जाता है। वैधता का संकट परिवर्तन का संकट माना जाता है। ये माना जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था जिस परिवेश में है उसके परिवर्त्य यानी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जो कारक हैं उनमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन परिवर्तनों के अनुरूप बना लेती है तब तो उसकी वैधता बनी रहती है, लेकिन यदि वह परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को नहीं ढाल पाती तो उसकी वैधता को आघात पहुंचता है। इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता जाता है नवीन विचार, मूल्य और आस्थाएं भी उत्पन्न होती जाती हैं। हम ये देखते हैं कि जितने भी राजनीतिक विचार हैं, मूल्य और आस्थाएं हैं वो स्थिर नहीं होती। प्रत्येक चीज़ बदलती चली जाती है। यदि राजनीतिक व्यवस्था अपने आप को इन नए परिवर्तनों के अनुकूल बना लेती है तब तो उसकी वैधता बनी रहती है, लेकिन जब वो समय की मांग के अनुरूप अपने को ढाल नहीं पाती तो उनकी वैधता के लिए संकट खड़ा हो जाता है। जैसे प्राचीन काल में राजतंत्रात्मक व्यवस्था प्रचलित थी, बाद में धीरे धीरे लोकतंत्रात्मक विचारों का उदय हुआ। तो जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतांत्रिक विचारों के अनुरूप ढाल लिया उनकी वैधता बनी रही। जैसे हम देखते हैं कि ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है क्योंकि राजतंत्र ने अपने आप को लोकतांत्रिक विचारों के अनुरूप बना लिया और उसने अपनी शक्तियाँ स्वतः ही लोकतांत्रिक सरकार को दे दी। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाए वहाँ हिंसा और रक्त क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। जैसे फ्रांस हो या फिर अन्य देश हों, उन सब में हिंसा और रक्त क्रांति का मार्ग प्रशस्त हुआ था। परंपरागत संस्थाओं या समूह के अस्तित्व का संकट। राजनीतिक व्यवस्था में वैधता का संकट यानी वैधता पर संकट उस समय भी उत्पन्न होता है जब नवीन परिवर्तित स्थितियों के कारण परंपरागत संस्थाओं या समूहों के लिए अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाता है। यानी कई बार क्या होता है कि परंपरागत संस्थाएं और समूह बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं और जब नई संस्थाएं और मूल्य अपनाए जाते हैं तो वो उनके लिए चुनौती उत्पन्न कर देते हैं। इसके उदाहरण के तौर पर जैसे ईरान के भूतपूर्व शाह द्वारा ईरान को आधुनिकता के मार्ग पर आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा था, तो उसने परंपरागत तत्व मुल्ला मौलवियों के लिए संकट खड़ा किया और इन परंपरागत तत्वों की संगठित शक्ति के सामने आधुनिकता की और उन्मुख राजनीतिक व्यवस्था टिक नहीं सकी।
अर्थात कई बार परंपरागत संस्था या समूह के द्वारा भी वैधता का संकट उत्पन्न कर दिया जाता है। नवीन गुटों और समूह के राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश से उत्पन्न समस्या। वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के कारण समाज और राजनीति की व्यवस्था में द्रुत गति से बदलाव आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कई नए प्रकार के गुट भी सक्रिय होने लगे हैं। जैसे युवक वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान, ऐसे ही नए वर्ग और गुट हैं। तो ये कोशिश करते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लें। तो यदि इन्हें सृजनात्मक भूमिका प्रदान हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में और इनके राजनीतिक व्यवस्था में पुराना वर्ग इनके लिए कोई बाधा खड़ी नहीं करता, तो इन समूह के प्रवेश से राजनीतिक व्यवस्था की वैधता में वृद्धि हो जाती है। अन्यथा राजनीतिक व्यवस्था की वैधता कमजोर पड़ जाती है। इसके बाद है प्रभावशीलता का खोना। राजनीतिक व्यवस्था की वैधता के लिए सबसे बड़ा संकट तब होता है जब वह अपनी प्रभावशीलता खो देती है या उसमें भारी कमी हो जाती है। राजनीतिक व्यवस्था में उठने वाली मांगों में उचित या अनुचित सभी प्रकार की मांगें सम्मिलित होती है। तो प्रयास ये किया जाता है कि अनुचित मांगों को दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया जाए और जो उचित मांगे हैं उन्हीं को पूरा किया जाए। जैसे राज्य का कार्य है अपने नागरिकों की रक्षा करना, दुष्टों का दमन करना, और अगर वो ये कार्य नहीं कर पाता तो उसकी वैधता का दावा संकट में हो जाता है। इसके अतिरिक्त जब वह जन सामान्य की आशाओं को पूरा नहीं कर पाता, राजनीतिक विवादों का समाधान नहीं कर पाता या सत्तारूढ़ वर्ग अपने संकुचित स्वार्थों की साधना में लगा रहता है और सार्वजनिक हितों का मार्ग छोड़ देता है, तब भी राजनीतिक व्यवस्था की वैधता को आघात पहुंचता है। अब हम देखते हैं वैधता को अर्जित करने के उपाय। तो परिवर्तित परिस्थितियों और विचारों के अनुरूप ढलना वैधता को अर्जित करने का एक उपाय है। यदि राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढालने में सफल नहीं होती, तो उस व्यवस्था की वैधता खतरे में पड़ जाती है। एनजे समेवर के अनुसार राजनीतिक तनाव से बचने के लिए सर्वाधिक बढ़िया ढंग यह है कि राजनीतिक संस्था में परंपरागत वैधता को स्थिर रखने के साथ साथ राजनीतिक ढांचे में प्रारंभिक परिवर्तन कर दिए जाएं। यानी कि जैसे ही परिस्थितियां बदलती है तो परंपरागत वैधता को थोड़ा तो स्थिर रखा जाए और धीरे धीरे थोड़े थोड़े उसमें परिवर्तन करने शुरू कर दिए जाएं। तो इस तरह जब धीरे धीरे व्यवस्था बदलती है तो वो वैध बनी रहती है। परंपराओं और राजनीतिक विरासत की रक्षा। प्रत्येक देश में कुछ स्थापित परंपराएं और राजनीतिक विरासत होती है जो उस देश के जनजीवन का अनिवार्य अंग बन जाती है। अतः राजनीतिक नेतृत्व के लिए उचित यह है कि वे इस विरासत को खंडित न करें, अपितु अपनी भूमिका को स्थापित परंपराओं के अनुरूप ढालने का प्रयास करें। तो ऐसी स्थिति में उसकी वैधता बनी रहेगी। संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा। राजनीतिक व्यवस्था की वैधता बनाए रखने के लिए संवैधानिक व्यवस्था और देश के कानून की रक्षा भी की जानी चाहिए। इसके बाद आधुनिक युग में राजनीतिक व्यवस्था के लिए वैधता प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन प्रभावशीलता है। नागरिकों की जीवन संपत्ति और उनके जितने भी हित हैं, सुख सुविधाएं हैं, उनकी रक्षा और वृद्धि की जानी चाहिए। तो जब आम जनता अनुभव करती है कि राजनीतिक व्यवस्था उनकी रक्षा करेगी, तो वो उसको बहुत सहमति प्रदान करते हैं और उसकी वैधता बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके अतिरिक्त सशक्त सेना को राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया से भी दूर रखना भी आवश्यक है, क्योंकि कई बार जब जनता के प्रतिनिधि सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर हों, तो सैनिक सत्ता को हमेशा नागरिक सत्ता के अधीन ही रहना चाहिए। अगर सशस्त्र सेनाएं राजनीतिक निर्णय लेती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी वैधता के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है। यानी कि सैनिक शासन अगर स्थापित हो जाए देश में या सैनिक लोग ही निर्णय लेने लगें, तो उसकी वैधता के लिए संकट उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि जनता सशक्त सेना यानी शक्ति को पसंद नहीं करती, बल्कि नागरिक सत्ता को ही पसंद करती है। विचार विमर्श, सहमति और बहुमत के आधार पर निर्णय। वैधता अर्जित करने के लिए यह भी आवश्यक है कि निर्णय प्रक्रिया में सारे जन समाज की सहभागिता हो। इसके लिए प्रमुख उपकरण है कि नियतकालिक चुनाव हो और वयस्क मताधिकार हो, और जो भी निर्णय लिया जाए वो समस्त जनता की सहमति से लिया जाए। लेकिन व्यवहार में क्योंकि समस्त जनता की सहमति संभव नहीं है, इसीलिए बहुमत के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। बहुमत के आधार पर निर्णय वैध माने जाते हैं क्योंकि इस निर्णय में अधिकांश लोगों की सहमति सम्मिलित रहती है। तो ये था हमारे वैधता से संबंधित चैप्टर, जो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।